Hello everyone in the Ansarkari. Today we are starting the next chapter of Indian Constitution, that is part 13. तो पार्ट 13 की जब हम बात करते हैं तो पार्ट 13 is taken from the Constitution of Weimar, Germany, which provides the central strong powers during the exceptional circumstances when it can control the majority of aspect as far as the state is concerned, the public is concerned, and the governance is concerned. In part 13, which talks about emergency provisions. So we have various articles starting from 352 till 360, और emergency provisions का ये जो चैप्टर है ये भी कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 1 से ही रिलेटेड है, जहां पर बोला गया है कि यूनियन दैट इज भारत और इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और जो डेमोक्रेटिक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसको बचाने के लिए सेंटर को कुछ पावर दी जा रही है एक अलग चैप्टर के अंदर, जो कि पार्ट 13 है, जो कि बात करता है इमरजेंसी की, यानी कैजुअलिटी। जब हम बात करते हैं कैजुअलिटी इमरजेंसी तो हम नॉर्मली हॉस्पिटल से इसको रिलेट करके देखते हैं। जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो द वेरी फर्स्ट सेंटर वी हैव इज कैजुअलिटी, इमरजेंसी, जहां पर बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस अगर किसी के साथ हो गए हैं, कोई फायर विक्टिम है, कोई एक्सीडेंट विक्टिम है, उसको जल्दी से भर्ती कराया जाता है ताकि जान माल की हानि होने से रोका जाए। और इसी चीज को जब हम बड़े रूप के अंदर देखते हैं तो हम बात करते हैं इमरजेंसी, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या क्रिटिकल फैसिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है सेंटर के द्वारा आम आदमी को, ताकि जो पूरे कंट्री की अखंडता है, जो पूरे कंट्री की इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी है, वो उसको जान माल का हानि ना हो। अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आए तो उसको जल्दी से डील किया जाए। हॉस्पिटल में इंजेक्शन दे करके करते हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करवा के करते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हो गई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनको कमांड दे करके एग्जीक्यूटिव जान माल की हानि होने से बचाता है। इसको आप इस तरीके से आसान भाषा में समझ सकते हैं। इमरजेंसी के अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे पहले कि हम अंदर इसके जाएं, तो इमरजेंसी के अंदर जो हमारा सेंटर है और जिसको हम यूनियन के नाम से भी जानते हैं, वो इतना पावरफुल हो जाता है कि पूरा जो कंट्री है, वो पूरी कंट्री उस सेंटर के अकॉर्डिंगली काम करती है। जैसा सेंटर कहेगा वैसा करेगी, और बिना किसी फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के हम बोल सकते हैं कि पूरा जो सेटअप है गवर्नेंस का, वो पलट जाता है। वो ऐसा हो जाता है जैसे कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि पार्ट 13 जो है वो दिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ग्रेव एरियाज के अंदर भी, यानी खाली व्हाइट और ब्लैक नहीं चलता है, ग्रे एरियाज के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस लेकर चलता है जहां पर इंडिविजुअल की तो सही सही, पूरी कलेक्टिव सोसाइटी के इंटरेस्ट को बचाने का काम सेंटर करता है। तो अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले हमारे यहाँ आती है नेशनल इमरजेंसी, जिसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 352 के अंदर किया जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी का नाम ही है कि वो नेशनल लेवल पर है। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसके क्या ग्राउंड्स हैं, कौन लगाएगा, कैसे लगाई जाएगी, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा, इसके इफेक्ट क्या होंगे, अलग अलग चीजों पर एक एक करके हम सारी चीजों को देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की,
तो इसके 3 मोटे-मोटे कारण होते हैं। पहला, आपका इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ वॉर हो जाए। दूसरा, एक्सटर्नल एग्रेशन आपके ऊपर हो रहा है, यानी किसी भी तरीके का वो अटैक हो सकता है, आर्म्ड या नॉन आर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड अटैक या नॉन ऑर्गेनाइज्ड अटैक, या फिर आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं इस बात को कि आर्म्ड रिबेलियन जो टर्म है वो बाद में आया है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आया, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक चीज लिखी जाती थी, इंटरनल डिस्टरबेंस। तो आर्म्ड रिबेलियन का मतलब तो है कि लोगों ने हथियार अपने हाथ में उठा लिए हैं और रिबेलियन, विद्रोह कर दिया, रेवोल्यूशन कर दिया। लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस का क्या क्या मतलब निकालेंगे? इंटरनल डिस्टरबेंस के अंदर अगर एक आदमी ने एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया तो वो भी इंटरनल डिस्टरबेंस माना जाएगा क्या? अगर पुलिस और आर्मी की आपस में लड़ाई हो जाए, जो कि ऑफन देखी भी जाती है, आप उसको भी इंटरनल डिस्टरबेंस मानोगे क्या? अगर जुडिशरी के अंदर केस सुनाते सुनाते वकील ही जज के ऊपर कुछ फेंक कर मार दें, आप उसको इंटरनल डिस्टरबेंस मानोगे क्या? अगर स्टेट और स्टेट के मिनिस्टर्स आपस में गाली गलौज करें, पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर आप गाली गलौज करें, क्या आप उसे इंटरनल डिस्टरबेंस मानोगे? So because the internal disturbance phrase was very ambiguous in nature, in definition, it was understood by the parliamentarians of the 70s that we cannot allow the constitution to continue this legacy of internal disturbance, and we should remove this ambiguous term with a very positive connotation, that is armed rebellion, where there is a use of armed ammunition to displace the established machinery of the constitutionalism. तो आर्टिकल 352, अब हम बात करते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन या फिर कैसे लगाई जाए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है या नहीं लगी है। कब? जब वॉर हो, जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर जब आर्म्ड रिवेलियन हो। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और कही गई है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब की सेटिस्फेक्शन भी देखी जा रही है, यानी अगर उन्हें लगे कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, लेकिन चांस है हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कि आपने क्राइम किया और आप करने जा रहे हैं, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, तो यहां पर भी प्रेसिडेंट साहब वैसा ही कुछ करते हैं कि प्रिवेंट करने के लिए तो लेंगे ही लेंगे और प्यूनिटिव पे भी लेंगे। लेकिन यहां पर क्या उनकी सेटिस्फेक्शन होगी? तो यहीं पर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल हमेशा से अपहोल्ड किया गया कि नहीं, आपकी सेटिस्फेक्शन आपकी नहीं है, ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, हेडेड बाय द पीएम अंडर आर्टिकल 75। अब अगर हम बात करें कि नेशनल इमरजेंसी, अगर मान लीजिए पाकिस्तान कल को हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो इस इमरजेंसी को क्या बोला जाए? एक्सटर्नल बोला जाएगा। अगर चाइना हमारे को हमारी बॉर्डर, हमारी जो एलएसी है उसके अंदर से पेनिट्रेट करके और अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी आ जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाएगा। लेकिन अगर नक्सल ग्रुप जो है अपने रीजन के अंदर रिबेलियन कर देता है, आर्म्ड रिबेलियन कर देता है, अगर खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर पंजाब के अंदर मारकाट मच जाती है बिटवीन दी सिख कम्युनिटी एंड बिटवीन द हिंदू कम्युनिटी एंड बिटवीन द सोशलिस्ट, और इस तरीके से लैंग्वेज के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रेस के नाम पर अगर आर्म्ड लोगों ने उठा लिए और पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हम बोलते हैं इसको इंटरनल इमरजेंसी। और जब इंटरनल इमरजेंसी लगती है तो आपकी चाहे एसडीएम हो, चाहे आपके डीएम हो, चाहे आपके पुलिस हो, एसीपी डीसीपी, आप कोई नहीं, आपको कैसा काम करना है जैसे आर्मी आपको कहेंगे। इसके बाद जो प्रोक्लेमेशन है, यानी जो डिक्लेयर करेंगे आप, वो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी की एप्लीकेबल हो सकती है किसी एरिया के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे नेशनल जो वर्ड यूज हुआ है, नेशनल इमरजेंसी, ये पूरे कंट्री के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन किसी एक इलाके में कन्फाइनमेंट भी नेशनल इमरजेंसी का किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि क्या कैबिनेट की रिकमेंडेशन खाली बोलने की है यहाँ पर, तो ऐसा भी नहीं है।
यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी अपनी रिटर्न रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को कि हम रिटर्न में आपको लिख करके दे रहे हैं, आप जो है लगाइए। क्योंकि अगर बाद में इंक्वायरी बैठी और नेशनल इमरजेंसी में पता लगा कि जानबूझकर लगाई गई है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर आंच ना आए। रिटर्न जो परमिशन दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उनको डिसमिस होगा, उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलेंगे। और यहां पर जो रिटर्न रिकमेंडेशन है उसकी एक अहम भूमिका और है कि जब हम कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज ल्यूनस अमंग ल्यूमिनरीज, यानी कॉन्स्टिलेशंस के अंदर जो सबसे बड़े चांद हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जो अलग अलग प्लैनेट्स के अंदर सबसे बड़े प्लैनेट हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को सुपरसीड भी तो कर सकते हैं। तो रिटर्न रिकमेंडेशन जो है वो इस चीज को प्रूव करेगी कि आपने अपनी खाली रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है। और कैसे पता लगेगा? यू हैव टू डू द सिग्नेचर over the proclamation letter which you are giving to the president of India, and that becomes a testimony, that becomes an evidentiary value in case the inquiry has been constituted on the national emergency. अब यहां पर हम दो चीजें और जानेंगे कि 44th एक्ट 1978 की जब जब भी हम बात करेंगे तो आप इस चीज को दिमाग में रखिए कि 44th एक्ट 1978 ने कंट्री के अंदर लिबरलिज्म की एक वेव चलाई, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस को कम करने की ही बात की। कब? 44th एक्ट 42nd के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस है उसको कम करने की बात ही करेगा। इसके साथ इसने एक बात और कही कि इंदिरा गांधी जी 1975 के अंदर एक एक्ट लेकर आती हैं, उसका नाम है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब यहां पर जब वो ला रही है इस एक्ट को तो उन्होंने क्या कहा कि नेशनल इमरजेंसी अगर मैं लगाऊं या मेरी काउंसिल लगवाए या प्रेसिडेंट लगवाए तो जुडिशरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। जुडिशरी इज नॉट अलाउड टू इंटरव्यू। तो यहां पर जो 1978 एक्ट का एक्ट है उसने कहा ये तो बर्बादी कर दोगे आप देश के अंदर, नहीं हो सकता। तो इन्होंने जो 1978 के अंदर जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी उसने जुडिशियल इम्यूनिटी जो है उसको अपहोल्ड, जुडिशियल इम्यूनिटी जो है उसके ऊपर लाए, रिव्यू की पावर दी। और ये 1973 केशवानंद भारती केस से लेकर के मिनर्वा मिल तक भी इस चीज को अपहोल्ड किया गया कि आप नहीं छीन सकते हो। तो अब यहां पर अलग चीजें क्या हैं वो देख लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंस 1975 हमने देखा एक बार लगी हमारे यहाँ। 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई जब जेल भरो आंदोलन हमें देखने को मिला। जेल भरो आंदोलन के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग सिटीज, उनके अंदर कैंपेन चली कि अगर जो गवर्नमेंट है वो सिविल लिबर्टीज के ऊपर बैन लगाना चाहती है तो आप लगाइए, हम भी देखते हैं, हम आपके जेलों को ही भर देंगे। इस तरीके से अलग अलग सिटीज में अक्रॉस द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जेल भरो आंदोलन स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, जिसके अंदर लाठी भी चार्ज हुई। और हम बात करें अगर कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स की तो करंट की जो हमारी गवर्नमेंट और उसके अंदर जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है उसके बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं इमरजेंसी को। क्यों? क्योंकि दे वर आल्सो सब्जेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस। जब आप बात करें वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीच में कहा कि मैंने भी लाठियां खाई इस इमरजेंसी के दौरान। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से आप जब इतनी बड़ी पोजीशंस पर होते हैं तो आपको सोच समझ कर अपने डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव तो होता ही है, लेकिन उनके रिपरकेशन जो है वो बहुत टाइम तक पूरी जो नेशन है उसको भुगतने भी पड़ते हैं। इसके बाद जयप्रकाश नारायण जी जो थे, इन्होंने वेव चलाई कि इंडिया और इंडिया की जो सिक्योरिटी है और डेमोक्रेसी है उसको तबाह करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी was a individual and we can say a protagonist of anti-Congress because of the circumstances of that particular time where there was large scale unemployment, इन्फ्लेशन बहुत था, फूड स्कार्सिटी थी, लोगों के अंदर इनजस्टिस की भावना थी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जब क्लब हुई तो आपस में
ये एक डेटरेंट फोर्स बनी टू द कांग्रेस गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ट्राइड टू हैम्पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन सम और द अदर वे। जब उन्होंने प्रेसिडेंट का जो कन्वेंशन था, सॉरी जो सीजेआई का जो कन्वेंशन था कि आप सीनियर मोस्ट जज को बनाइए सुप्रीम कोर्ट का जज, आपने वो तोड़ा। जब प्रेसिडेंट के लिए कन्वेंशन था, आपने वो तोड़ा। प्रेसिडेंट जो है आपने बायस्ड होके प्रेसिडेंट बनवाया। इसके अलावा आपने जो एग्जीक्यूटिव है उसको इतनी ज्यादा पावर दी कि आपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके उसको ये भी डिक्लेयर कर दिया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाला। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो है कंट्री के अंदर सिविल लिबर्टीज की वेव चली, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ने सारी चीजों को रिफॉर्म और एक लिबरल सोसाइटी क्रिएट करने की अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ पर भी वही चीजें लिखी हुई हैं कि प्रोक्लेमेशन जो है वो उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस लगती हैं। तो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटर्न के अंदर एडवाइस प्रेसिडेंट साहब को जानी चाहिए जब वो प्रोक्लेम करें। हर प्रोक्लेमेशन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सामने सेपरेटली रखी जाएगी, और अगर मान लीजिए कि एक हाउस नहीं है, लोकसभा नहीं है, तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज मेड, यानी आपका मीन वाइल में लोकसभा नहीं है, इलेक्शन होने हैं, या फिर डिसमिस कर दी गई है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो तब राज्यसभा अप्रूव करे स्पेशल मेजोरिटी के साथ। और जैसे ही लोकसभा कंस्टिट्यूट होती है तो 1 महीने के अंदर वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको अप्रूव करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है इन डिटेल हम बात कर चुके हैं। 2/3 द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस अगर अप्रूव हो जाती है दोनों हाउसेस के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से, तो ऑपरेशन में रहती है 1 साल में, 1 साल तक के लिए, और मैक्सिमम पीरियड है 1 साल 6 महीने। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन के अंदर भी और क्या क्या प्रोविजन है। तो जब प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेमेशन को इशू करते हैं, तो ये जो आपने स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करवाया, 1 महीना लिखा हुआ है, 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। दोनों हाउस नहीं है तो एक करेगा। अगर प्रोक्लेमेशन ऐसे टाइम पर हुई जब लोकसभा नहीं है, तो लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट करते ही 1 महीने के अंदर अंदर स्पेशल मेजोरिटी से प्रूव करवाओ। और यहां पर अगर अप्रूव हो जाती है, तो सॉरी बाय मिस्टेक ऑफ टंग आई स्पोक 1 ईयर, इट इज 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए जो है कंटिन्यू करती है, और कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड। यानी एक बार में आप 6 महीने के लिए लगाइए, और आप कितनी ही बार 6 महीने के लिए अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन हर बार आपको अप्रूवल का जो प्रोसेस है उसको पूरा करवाना ही पड़ेगा। और हम बात करें कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये चीज थी, तो क्या लेटर भी यही चीज थी? तो हम बोलेंगे कि नहीं, पहले ये चीज नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली ये लिखा था कि आप लगा दीजिए, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर ये बोला गया कि आप 6 महीने लगा रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप 6 महीने के बाद नहीं लगाएंगे? आप तो लगाते ही चले जाएंगे। तो इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको पीरियोडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब तक आप पीरियोडिक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं लेंगे, तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली बंद होगी वो। अगर मान लीजिए कि 6 महीने हैं लोकसभा के डिसअप्रूव होने में, तो जैसे ही नई कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो 1 महीने के अंदर उसको भी करना पड़ेगा। जितना भी पीरियोडिकल आप अप्रूव करवाएंगे, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से होगा दोनों हाउस की, और वो भी 1 महीने के अंदर। 6 महीने पूरे हुए तो 7वें महीने के अंदर अंदर अप्रूव करवाओ। और अगर हम बात करें कि पहले जो है क्या रिजोल्यूशन को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हुआ करती थी, तो आंसर विल बी नो। पहले तो सिंपल मेजोरिटी से आप लगा देते थे। तो 44th एक्ट के बाद ही ये प्रोविजन आया कि 3 चीजें आई। पहला, आप जो है रिटर्न रिकमेंडेशन दीजिए प्रेसिडेंट साहब को, आपकी अपनी नहीं है। दूसरा, आप 6 महीने के अंदर अंदर आप 6 महीने जो है लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की अलग अलग। एक हाउस अगर नहीं है तो उसका इलेक्शन करवाइए,
और जैसे ही इलेक्शन हो जाता है लोकसभा का तो विद इन 1 मंथ आप जो है अप्रूव करवाइए। पहले पीरियोडिक अप्रूवल नहीं था, तो अब हर 6 महीने के बाद पीरियोडिक अप्रूवल होगा विद स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। तो यहां पर लिखा भी है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड द स्पेशल सेशन फॉर अप्रूवल, यानी आप स्पेशल जो है स्पेशल सेशन भी कॉन्स्टिट्यूट करा सकते हैं अप्रूव कराने के लिए, जिसके अंदर नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा मस्ट साइन सबमिट द नोटिस टू डिसअप्रूव। अब हम बात करते हैं कि डिसअप्रूव, जिसको रिवोकेशन भी बोला जाता है, वो कैसे होता है। तो मान लीजिए कि प्रोक्लेमेशन आपने लगा रखी है, तो अगर आपको हटानी है और मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन है कि आपको जल्दी सारा एक्शन लेना है, तो मीन टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन डाली थी कि इमरजेंसी लग गई, आप एक दूसरी प्रोक्लेमेशन डाल दो कि हट गई। यानी आप एक प्रोक्लेमेशन से नेशनल इमरजेंसी को लगवा देते हो और एक प्रोक्लेमेशन से हटवा देते हो, लेकिन यहां पर भी ये प्रोक्लेमेशन उनकी नहीं है, ये रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। अब मान लीजिए कि पहली कंडीशन में तो प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानकर इमरजेंसी हटा ली, लेकिन दूसरी बार अगर मान लीजिए वो नहीं हटाते हैं, तो किसके पास पावर है हटाने की। यहां पर पावर है पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। कैसे? प्रेसिडेंट जो है उनको हटानी पड़ेगी अगर लोकसभा जो है एक रिजोल्यूशन पास कर दे स्पेशल मेजोरिटी से कि भाई आप जो है इसको डिसअप्रूव करो। और यहां पर भी 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले लोकसभा को पावर नहीं थी, आप सिर्फ लगा ही सकते थे, हटा नहीं सकते थे। लेकिन 44th एक्ट 1978 ने ये बोला कि लोकसभा हाउस है पीपल्स विजडम का, कलेक्टिव सोवरेनिटी का, वो बताएंगे कि आगे चलेगी या नहीं चलेगी, वो अगर वो कहेंगे तो हट भी जाएगी। और इसी की बात हो रही है कि जब वो रिजोल्यूशन पास होगा तो कैसे 1/10 टोटल मेंबर जो लोकसभा के होंगे वो बैठेंगे, रिटर्न में नोटिस देंगे स्पीकर को, या फिर अगर स्पीकर नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब को डायरेक्ट दे करके आएंगे कि आप जो है इसको हटाइए, और स्पेशल सीटिंग होगी इस रिजोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए ताकि प्रोक्लेमेशन को डिसअप्रूव किया जाए। तो अगर इन ब्रीफ बात करें अप्रूव और डिसअप्रूव में, तो क्या है, अगर हम डिसअप्रूव कराना चाहते हैं तो आपको लोकसभा की ही अकेली रिजोल्यूशन से आप डिसअप्रूव करा सकते हैं। पास कराना है तो दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर आपको लगवाना है प्रोक्लेमेशन तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन जब आपको हटाना है तो लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से भी आप वो हट जाएगा। लेकिन रिजोल्यूशन जो है जो आप लेकर आ रहे हैं 1/10 टोटल मेंबरशिप, वो स्पीकर को तभी एडमिट होगा जब आपने 1/10 जो आपके नंबर है उसकी स्पेशल मेजोरिटी के साथ आपका रिजोल्यूशन गया और स्पीकर ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन ब्रीफ कि ग्राउंड्स क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको रिप्लेस किया गया आर्म्ड रिबेलियन से, एडवाइस जो है रिटर्न में देनी पड़ेगी, टाइम लिमिट दे दिया कि जो है आप 1 महीने के अंदर अंदर प्रोक्लेमेशन को पास करवाइए, मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जब आपको लगाना है, सिंपल चाहिए जब आपको हटाना है, लोकसभा का चाहिए खाली। लेकिन यहाँ पर स्पेशल सेशन के अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किसकी, जब आप डिसअप्रूव कराना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना पड़ेगा स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूट करवा के लोकसभा के अंदर, या फिर प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कि विद इन 14 डेज जो है आप उसको रिसीव भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट है नेशनल इमरजेंसी के। तो पहला देखते हैं कि फेडरलिज्म पर क्या इसका इम्पैक्ट है। फेडरलिज्म पर सिंपल सा है कि सेंटर जो है वो माई बाप बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, अगर बात करें एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट यानी सीएम, स्टेट के डिपार्टमेंट अलग अलग, जब नेशनल इमरजेंसी लगी है, मान लीजिए लगी है नेशनल इमरजेंसी पंजाब के अंदर, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट अगर नेशनल इमरजेंसी के अंदर डायरेक्शन दे रही है तो ऐसा नहीं बोलेगी कि खाली पंजाब के लिए है, सबके लिए भी है, लगी बेशक तो पंजाब में है, आपको भी मानना पड़ेगा। इसलिए बड़ा खतरा है और बड़ा रेयर सर्कमस्टांसिस पर इसको लगाया जाता है, आज तक एक ही बार लगी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको डायरेक्शन देगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन।
और वो आपको माननी पड़ेगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम देखते हैं अंडर आर्टिकल 355 कि सेंटर आपको दो तरीके की डायरेक्शन देता है, एक होता है मैंडेटरी, एक होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी के अंदर है आप माने ना माने कोई दिक्कत नहीं, मैंडेटरी के अंदर है आप मानिए नहीं तो इमरजेंसी लग जाएगी। तो ये वही वाली बात है कि आपको कुछ ऐसी ऑब्लिगेटरी डायरेक्शन दी जा रही है कि उनको आप लगाइए। आप जो है रेलवे डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पर आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं कि आर्म्ड रिबेलियन, मान लीजिए अगर हाइपोथेटिकली में एग्जांपल लेते हैं तो अग्निपथ भर्ती की स्कीम की बात करते हैं। अब मान लीजिए पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह चक्का जाम, रेल रोको आंदोलन, फलाना फलाना चीज चली। ऐसी सिचुएशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए कि बिहार के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगा दे कि भाई यहाँ से ज्यादा लोग जो है हंगामा कर रहे हैं, हथियार आप हाथ में ले रहे हैं और दिक्कत कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में, पुलिस वाले भी हमारे जख्मी हो गए हैं। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन दे रही है बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सरकार को कि आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आरपीएफ को असिस्ट करो ताकि रेल ना रुके, आम लोगों को परेशानी ना हो। अगर आपने नहीं माना तो आप भी तैयार रहिए फिर नेशनल इमरजेंसी के लिए, हमारे एक्शन के लिए आप तैयार रहिए। तो ये हुई ऑब्लिगेटरी, आपको माननी पड़ेगी। नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है आप यहाँ पर, उतनी रेल आपको चाहिए उतनी हमें चाहिए, उतने हाईवे आपको साफ चाहिए उतने हमें चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है स्टेट की गवर्नमेंट। लेकिन एक यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि यहां पर उस गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हो आप। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए बिहार के अंदर आपने नेशनल इमरजेंसी लगाई, तो नेशनल इमरजेंसी जब आपने लगाई तो आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो। बेशक से उनका हाउस नहीं चल रहा है, बेशक से वो काम नहीं कर रहे हैं, बेशक से उनकी प्रोसीडिंग्स नहीं, बिल पास नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी उनकी जो कैबिनेट है आप उसको तोड़ोगे नहीं। उनके एमएलए जो है एमएलए को बरकरार रखिए, क्योंकि अगर आप उन्हें भी हटा देंगे तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा लोकल लेवल पर। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट वहां पर है आप उसको सस्पेंड मत करिए, आप जो है उसको कंट्रोल में ले लीजिए ताकि आपके असिस्टेंस में वो काम करें, इतना सा मतलब है। एग्जाम्पल नंबर 2, लेजिस्लेटिव पार्ट। तो लॉ मेकिंग, यहां पर भी जैसे हमने देखा था कि पार्लियामेंट के जो कानून होंगे वो स्टेट लिस्ट के ऊपर आ जाएंगे, और स्टेट लिस्ट के अंदर जो कानून बनाना इंपॉर्टेंट लगेगा वो पार्लियामेंट ही बनाकर बोल देगी कि हमने बना दिया, इंप्लीमेंट कर लीजिए आप। यहां पर भी आप स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर रहे हो, जो आपके एमएलए एमएलसी उनको सस्पेंड नहीं कर रहे हो हैं, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाते हो तो आपको असिस्ट करेंगे, वो उनकी मजबूरी है असिस्ट करना। तो आप उनको तोड़िए मत, आप उनको डिमोटिवेट मत करिए कि आप हम हटा रहे हैं, आप रहिए, लेकिन जो हम कहेंगे आप वो करेंगे। जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी वो स्टेट लेजिस्लेचर को मानना होगा, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पर जो फेडरल इक्विलिब्रियम है उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टोर्टिंग पावर आ जाती है सेंटर के हाथ में। और इसके बाद अगर आप पार्लियामेंट है आपने कानून बना दिया तो जैसे ही इमरजेंसी हटे उसके 6 महीने तक वो कानून एग्जिस्ट में रहेगा। उसके बाद जो है आप उसको रेजोल्यूशन पास करवा के हटवा दीजिए या फिर उसको कंटिन्यू रखिए, वो आपकी मर्जी। और यहां पर प्रेसिडेंट, जब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123 और गवर्नर के लिए 213, तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट के मैटर्स पर। यहां पर अगर पार्लियामेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल सर्विसेज में काम करने वाले लोगों को, पर्सोनल्स को स्पेशल पावर्स भी दे सकती है कि आप जो है स्टेट के जुरिस्डिक्शन के अंदर यूनियन कानूनों को इंप्लीमेंट करवाइए। यानी पार्लियामेंट सेंटर को पावर देती है कि आप मेरी जिम्मेदारी, यानी जब फेडरल लॉ को हमने डिस्टोर्ट किया है तो लॉ का इंप्लीमेंटेशन पार्लियामेंट कहेगी आप करवाइए, सुपरवाइज आप करवाइए। असिस्ट करेंगे स्टेट वाले आपको, लेकिन सुपरवाइज आप ही करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल फाइनेंशियल।
तो फाइनेंशियल में क्या है कि आप अलग अलग तरीके के बिल लाते हैं स्टेट में। तो पहला अगर आप बिल लाए, तो जो भी आप बिल लाएंगे फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, मनी बिल से रिलेटेड, वो प्रेसिडेंट साहब के असेंट के लिए जमा हो जाएगा। प्रेसिडेंट बताएंगे, उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, जो फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, उनको भी रोका जा सकता है अगर आपके यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी है। आप जितना फाइनेंस आपको मिलना था अलग अलग तरीकों से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अप्रोप्रिएशन का आधा आपको मिलना था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर आपको मिलना था, आपको डिस्क्रिशनरी ग्रांट मिलनी थी, आपको ग्रांट इन एड मिलनी थी, सब रोक दिया जाएगा जब तक इमरजेंसी रहेगी। और अगर ऐसा कुछ ऑर्डर प्रेसिडेंट साहब ने रोका, ऐसा कोई बिल प्रेसिडेंट साहब के लिए आया, तो रिटर्न में प्रेसिडेंट साहब जो है उस चीज का जिक्र पार्लियामेंट के अंदर करेंगे वाया द प्राइम मिनिस्टर एज अ चैनल अंडर आर्टिकल 78। इसके बाद अगर हम बात करें कि लोकसभा और स्टेट असेंबली, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी अगर लगी है तो स्टेट में भी लग सकती है, पूरे इंडिया में भी लग सकती है, तो इनके ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो लोकसभा की जो टेन्योर होता है, मान लीजिए 5वें साल के अंदर है और मान लीजिए अभी लग जाए नेशनल इमरजेंसी, अगर हमारा लोकसभा डिसॉल्व ना हुआ वो अभी, तो 1 साल के लिए हमारी लोकसभा की जो और पार्लियामेंट जो है उसकी टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा, 6 साल की हो गई हमारी। यानी एक बार में 1 साल के लिए आप जो है लोकसभा की लाइफ को बढ़ा सकते हैं वाया अ लॉ, नॉर्मल लॉ आप पास करवा दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 साल के दौरान या 1 साल के बाद इमरजेंसी बंद हो गई, तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एंडिंग ऑफ द इमरजेंसी दोबारा से आप इलेक्शन करवाइए और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट दोबारा से करवाइए। ऐसा ही सिमिलर चीज स्टेट की असेंबली में, अगर मान लीजिए कि कल को हरियाणा के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए बाय प्रेसिडेंट, तो लोग वहां की जो स्टेट असेंबली है उसका भी एक लॉ पास करके अंडर द इमरजेंसी 1 साल के लिए उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो लेजिस्लेचर है बोथ ऑफ सेंटर एंड स्टेट, देयर टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स। यानी आप कितने ही सालों के लिए उसको बढ़ाते चलिए, कोई बैन नहीं है उसको। अब बात करें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट के ऊपर नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जैक्टली 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट का क्या होगा। तो वो है आर्टिकल 358 और 359। आर्टिकल 358 कहता है कि भाई आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे जैसे ही प्रोक्लेमेशन आई पब्लिक में, गैजेट में छपी। कौन कौन से? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 के अंदर 6 जो आपको राइट दिए गए हैं सारे के सारे बैन। कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं, कोई जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं, कोई जुडिशियल अपील नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं, बंद तो बंद। आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 19 तो वहां पर बंद करवाया, यहां पर क्या बंद करवाएं? तो एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 जितने भी हैं सबको बैन करवाओ, ये लिखा भी है यहाँ पर, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ देंगे। अब 20 और 21 को क्यों छोड़ा? तो यहां पर मानसी आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 21 क्या कहता है और आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 21 हमें पता है राइट टू लाइफ के बारे में, लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ। तो आप उसको कैसे सस्पेंड कर सकते हो चाहे कोई भी सिचुएशन हो? तो इवन नहीं, इमरजेंसी पावर के दौरान भी आपकी लाइफ के ऊपर आप कैसे रिस्ट्रिक्शंस तो ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज किए जाते हैं, बट इस राइट को आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है, अब अगर बात करें ब्रॉडर कौन सा है, तो ब्रॉडर तो 21 हुआ।
लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ज्यादा जरूरत 21 से भी ज्यादा 20 की है। तो ऐसा क्यों है? हमने देखा फंडामेंटल राइट के दौरान कि आर्टिकल 20 तीन तरीके की बात करता है। ये कहता है कि भाई नो पर्सन शुड बी कन्विक्टेड, कोई आदमी को आप कन्विक्ट मत कीजिए ऐसे ऑफेंस के लिए जब उसने ऑफेंस किया भी है लेकिन उस पर कानून ही नहीं था उस टाइम। आप उसको अब जाके अरेस्ट कर रहे हैं, उसको पेनल्टी दे रहे हैं, या फिर आप पेनल्टी ऐसी दे रहे हैं जो कानून कह रहा है कि भाई छोटा सा किया था इसने, इसने थप्पड़ मार देते भगा देते, बच्चा है जुवेनाइल जस्टिस के अंदर, आप जो है उसको 10 साल की दे के चले गए। दूसरा कहता है कि आपने नो डबल जीओ पार्टी, कि आपने एक बार सजा की, आपको दोबारा दोबारा दिए जा रहे हैं। और तीसरा कहता है कि आप अपने खिलाफ आपको विटनेस बना दिया जाएगा, उसके खिलाफ बात करता है। तो ये तीनों जो हमारे आर्टिकल 20 के अंदर जो प्रोविजन है, ये कहीं ना कहीं जो पुलिस पावर का मिसयूज देखने को मिलता है, उसको बचाने के लिए, इंडिविजुअल की सिविल लिबर्टी को बचाने के लिए आर्टिकल दिया गया है। तो नेशनल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो आप पुलिस तो छोड़िए, वहां तो आर्मी आपसे डील करेगी, वहां तो आपसे पैरामिलिट्री डील करेगी। वो तो आपकी सुनेंगे नहीं, वो तो आपको सीधा कहेंगे या तो आप पिटो, नहीं तो आप चुप रहो। आप कैसे डील करोगे? आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि आई बिलीव इन ह्यूमन राइट्स, क्योंकि पुलिस से तो आप कह सकते हैं, उनसे नहीं कह सकते। आप कैसे? बहुत बड़े स्केल पर होता है। और उनका जब आप कंडक्ट पढ़ेंगे, जब आरपीएफ का आप कंडक्ट पढ़ें, जब सीएपीएफ का आप कंडक्ट पढ़ें, तो उनके कंडक्ट में तो एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि दीज डिफेंस फोर्सेस और दीज पैरामिलिट्री फोर्सेस हैव द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज every kind of armed action over the people to maintain law and order and unity and integrity of the country। तो आप पुलिस वाले को तो बोल सकते हैं कि नहीं आप मुझे नहीं मार सकते, मैं लॉयर कर लूंगा, आप उसको उनको नहीं बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन के अंदर जनसंहार ना हो जाए आम आदमी का, इस चीज के लिए बोला गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को आप हटा ही नहीं सकते हो। आप 19 को हटा लीजिए कि चुप रहिए आप, सिचुएशन ऐसी है कि देश की बात है, आपके ह्यूमन राइट्स की हमें लेक्चर नहीं सुनना है, आप चुप रहिए। आप